हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनूप उपाध्याय। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 1 के बारे में। जैसा कि हमने इसके प्रीवियस क्लास में प्रपोजल को बहुत ही अच्छे से बहुत ही डीप में जाके पढ़ा था, उसी प्रपोजल से संबंधित है जो हमारा चैप्टर 1 है, क्योंकि प्रपोजल को जो एक्सपांड करता है वो चैप्टर 1 करता है पूरे अच्छी तरीके से। तो चैप्टर 1 का जो नाम है उससे ही आपको पता चल जाएगा। हम देखते हैं, देखिए प्रपोजल यहाँ पे वर्ड पहले दिख रहा है, दैट मीन्स चैप्टर 1 इज कनेक्टेड टू द प्रपोजल। क्या कह रहा हूँ? चैप्टर 1 इज कनेक्टेड टू द प्रपोजल। तो इसमें हम बात करेंगे, जो प्रपोजल है उसको कहते हैं प्रस्थापना। क्या कहते हैं प्रपोजल को? हम प्रस्थापना। अब प्रस्थापना के 3 टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे जो चैप्टर 1 बताता है। पहला तो हम कवर करेंगे कम्युनिकेशन। क्या कह रहा हूं मैं? फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन, इसका मतलब होता है संसूचना। सेकेंड वन इज एक्सेप्टेंस एंड थर्ड इज रिवोकेशन, मीन्स संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण। ये तीनों टॉपिक्स जो हैं आज चैप्टर 1 में कवर किए जाएंगे। अब हम इसकी रेंज की बात करते हैं कि चैप्टर 1 का रेंज क्या है। अगर रेंज की बात करेंगे हम, तो यह जो चैप्टर है सेक्शन 3 से लेके, क्या कह रहा हूँ, सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 9 तक ये जाता है। कहने का मतलब 3 से लेके 9 तक चैप्टर 1 में कवर होता है। तो 1 और 2 कहाँ चले गए? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, 1 और 2 क्या है? प्रिलिमिनरी है, जो चैप्टर 1 के पहले आ जाते हैं। फिर हम इसके आगे की बात जब भी करेंगे तो आएगा प्रपोजल। अब प्रपोजल को कितने टर्म से कनेक्ट किया? मैंने अभी बोला 3 टर्म से। पहला क्या है? कम्युनिकेशन, सेकेंड क्या है? एक्सेप्टेंस एंड थर्ड वन इज रिवोकेशन। अब कम्युनिकेशन जो आपका है वह है सेक्शन 3 में, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। एक्सेप्टेंस भी आपका सेक्शन 3 में है एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल भी आपका सेक्शन 3 में ही आएगा। फिर हम बात करते हैं जो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल है आपका। क्या कह रहा हूं? कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। आज हम लिंक करेंगे सेक्शन 3 को सेक्शन 4 से। जो आपका कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल है वो किससे लिंक्ड हो रहा है? सेक्शन 4 से। सेक्शन 4 कहता है कम्युनिकेशन कब जो कम्युनिकेशन है आपका वो कब कंप्लीट माना जाएगा, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। अब सेक्शन 4 इसी से लिंक्ड है, और सेक्शन 3 में जो रिवोकेशन आएगा आपका लास्ट में, वो भी 2 सेक्शन से आपका लिंक्ड होगा। कहने का मतलब ये पूरा चार्ट जो आपको शो होगा वो 1 बाय 1 इसमें बताया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन का। तो जैसे हम कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन की बात करेंगे आपके सामने, तो हम ये बताते जाएंगे कि इनका लिंक, मतलब जब भी आप पढ़ोगे कोई भी सेक्शन तो उसको उसके साथ किसके साथ जोड़ के आपको पढ़ना चाहिए। तो मैं आज बात करूंगा जो आपका कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल है ये सेक्शन 4 से है। क्या कह रहा हूं? सेक्शन 4 से। आप यहां पे देख लीजिए, इस डायग्राम को मैं यहां पे बना दे रहा हूं प्रॉपर तरीके से। जो सेक्शन 4 है, क्या कह रहा हूं मैं, जो आपका सेक्शन 4 है वह बताता है व्हेन कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड। क्या बोलता है वो? कम्युनिकेशन आपका कंप्लीट कब होगा। तो कंप्लीट क्या चीज? कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन आपका कब कंप्लीट होगा, कब संपूर्ण होगा, ये बताता है सेक्शन 4। तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल सेक्शन 3 में है और इसका कंप्लीशन सेक्शन 4 में आपको दिया गया है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की कि एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। क्या कह रहा हूं? एक्सेप्टेंस, इसका मतलब होता है प्रतिग्रहण। अब सेक्शन जो 3 है इसमें भी ये बोला गया एक्सेप्टेंस। कहने का मतलब सेक्शन 3 जनरल बात बताता है, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन। कम्युनिकेशन के आप नीचे आएंगे तो कब कंप्लीट होता है? सेक्शन 4 में कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद सेक्शन 3 की बात जब आप वापस एक्सेप्टेंस के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो आएगा सेक्शन 7। क्या कह रहा हूं? सेक्शन 7 ये कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? पूर्ण होना चाहिए एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए, जिसके बारे में हम सेक्शन 7 में जाके पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तब हम आपको बताते जाएंगे कि सेक्शन 3 का जो रिवोकेशन है वो सेक्शन 5 से संबंधित है, उसको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो ये आपका जनरल चार्ट था। इसके आगे हम बात करेंगे, आपका आएगा एक्सेप्टेंस मस्ट बी, ध्यान से देखिएगा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। अब यहाँ एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? क्या कह रहा हूं मैं? एब्सोल्यूट का मतलब आपका क्या होता है उसको देखिएगा। ये एब्सोल्यूट का मतलब बता रहा हूं आपको। जो आप एक्सेप्टेंस कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? वो 100% कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण होना चाहिए, आपका कंप्लीट होना चाहिए। एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड होना चाहिए, इसकी भी बातें हैं। तो इसमें 2 पॉइंट आएंगे। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस, मतलब जो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट है उसको किससे लिंक करेंगे हम? सेक्शन 5 से और सेक्शन 8 से।
ये आपका थोड़ा सा गलत है, ये सेक्शन 8 है यहाँ पे, तो इसको एक बार काट देते हैं हम, सेक्शन 8 से लिंक करेंगे हम, बिल्कुल ये लिखा हुआ भी है। तो जो ये आपका एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट होना चाहिए, वो 2 पॉइंट इसमें कवर्ड होंगे सेक्शन 8 का। एक तो एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस एंड बाय रिसीविंग कंसीडरेशन। एक्सेप्टेंस आप जब भी करते हैं तो 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप कंसीडरेशन ले लीजिए या कुछ शर्तें आपको बताई जाती हैं उसको आप पूरा कर लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे, सेक्शन 3 को ध्यान से देखते हैं। अब हम एक एक पॉइंट को कवर करेंगे सेक्शन वाइज, सेक्शन 3, सेक्शन 4 ऐसे लेके 9 तक जाएंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं सेक्शन 3 होता क्या है, ध्यान से देखिए। जो हमने चैप्टर की हेडिंग पढ़ी थी 1 की, वही लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण। ये कैसे हो सकता है? बाय एनी एक्ट और ओमिशन। ये किसी ऐसे कार्य से भी हो सकता है या लॉब के द्वारा हो सकता है, किसके? पक्षकार के, पार्टीज के द्वारा। तो ये जो कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन है वो बाय एनी एक्ट भी हो सकता है और ओमिशन ऑफ द पार्टी हो सकता है। इसमें कितने पॉइंट कवर होंगे? पहला, प्रपोजिंग के द्वारा, एक्सेप्टिंग के द्वारा और रिवोकिंग के द्वारा। मतलब आप प्रपोज कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो और रिवोक भी कर सकते हो। फिर बात करेंगे सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 जो आपका है ये बताता है जो आपका एक्सेप्टेंस है, क्या कह रहा हूं मैं? एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं। व्हेन कंप्लीट, कम्युनिकेशन को कब कंप्लीट माना जाएगा, ये आपका बताता है सेक्शन 4, व्हेन कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड। तो ध्यान से देखिए, संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। जब मैंने आपको कोई बात बोली, प्रपोजल भेजा, अब आपने वो प्रपोजल सुन लिया और आपके पास वो बात पहुंच गई है और आपके माइंड में भी, आपके नॉलेज में आ गई है, तब ये मान लिया जाएगा कि प्रपोजल कंप्लीट हो गया है। दैट्स इट। जब प्रस्तावना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिसे वह की गई है, क्या कह रहा हूं? जिसे वह की गई है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रपोजल आपका कंप्लीट हो जाएगा। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। फिर आगे बात करते हैं। अब जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, कहने का मतलब जो क्वेश्चंस अभी हैं आपके, ये सारे जुडिशरी एग्जाम्स में या कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो आपको इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इवन आपको इसको नोटबुक में नोट्स के फॉर्म में इसको लिख लेना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। एल एक व्यक्ति है। एल इज सेंट टू सर्च फॉर जीज नेफ्यू। एल को भेजा गया है कि जी के नेफ्यू हैं, उनको खोज के लाइए। फिर आगे देखिए, इन द मीन टाइम जी बाय एडवर्टीजमेंट ऑफर्स अ रिवॉर्ड ऑफ ₹500 टू एनीवन हु फाइंड्स हिज नेफ्यू। ये कह रहा है कि भाई एल को ये बोला गया आप जी के नेफ्यू को खोज के लाइए, ठीक है, और आप खोज के लाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन जब वो खोजने चला जाता है तो पीछे से जो जी है वो एक रिवॉर्ड की घोषणा करता है कि जो मेरे नेफ्यू को लाएगा उसको 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा, ठीक है। यहां तक की कहानी आपके समझ में आ गई है। फिर आगे चले। एल ट्रेसेस द बॉय। एल ने क्या किया? लेकिन एल को नॉलेज नहीं है कि रिवॉर्ड इसने डिक्लेयर किया है, वो तो भाई निकल गया खोजने के लिए, उसके नॉलेज में ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि ये रिवॉर्ड की घोषणा हुई है, राइट। अब एल तो चला गया भाई ढूंढने, खूब शिद्दत से उसने खोजा, उसको पकड़ भी लिया, पकड़ के नेफ्यू को लेके आया जी के पास कि लीजिए जी आपका नेफ्यू। लेटर ऑन स्टेज एल ट्रेसेस द बॉय एंड सब्सिक्वेंटली नोइंग अबाउट द रिवॉर्ड क्लेम्स इट। बाद में उसको पता चलता है, जब खोज के लेके आ गया, दे दिया, उसके कुछ टाइम बाद पता चलता है अरे इसने तो रिवॉर्ड भी घोषणा की है, रिवॉर्ड देने का इसने बात बोला। तो इसने क्या किया, एल ने क्या किया, इसको ध्यान से देखिएगा। टू द रिवॉर्ड एल इज नॉट एंटाइटल्ड। तो एल ने क्लेम फाइल किया कोर्ट में जाके, भाई कि मुझे भी ये रिवॉर्ड मिलना चाहिए। केस फाइल कर दिया, सूट फाइल कर दिया कोर्ट में जाके। तो क्या यहां पे एल को ये रिवॉर्ड मिलेगा? ये एल को रिवॉर्ड बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जब एल उसको खोजने गया था, ट्रेस करने गया था, क्या उसको ये नॉलेज में था कि रिवॉर्ड हुआ है? नहीं, तो उसके नॉलेज में भी नहीं था। तो इसी के रेस्पेक्ट में बोला गया टू द रिवॉर्ड एल इज नॉट एंटाइटल्ड एज द ऑफर वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू हिम। पॉइंट टू बी नोटेड, ये इसमें क्या, ऑफर वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू हिम, मतलब उसको ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं किया गया था। इसी के रेस्पेक्ट में, किस रेस्पेक्ट में लिया गया था ये केस? था आपका लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। क्या कह रहा हूं? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस था। इट इज अ लीडिंग केस ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की बात कर रहा हूं मैं,
इसे कंप्लीट कब माना जाएगा, जब उसकी नॉलेज में आ जाए। यहाँ पे एल की नॉलेज में था ही नहीं तो उसे क्लेम भी नहीं मिलेगा, दैट्स इट। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यही चेक करना है नॉलेज में है या नहीं है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। एक्स इज अपॉइंटेड, एक्स अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ अ लोकल कॉलेज, क्या कह रहा हूं मैं, एक सेकेंड, हाँ जी, एक्स अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। एक्स एक व्यक्ति था जिसने प्रिंसिपल की पोस्ट की वैकेंसी निकाली थी एक कॉलेज ने, उसके पोस्ट के लिए अप्लाई किया था ऑफ अ लॉ कॉलेज, एंड द गवर्निंग बॉडी पास्ड अ रिजोल्यूशन। और जो उस कॉलेज की गवर्निंग बॉडी थी उसने एक क्या किया, एक रिजोल्यूशन का मतलब था डिसीजन पास किया। क्या किया कि उसको अपॉइंट कर लिया जाए, अपॉइंटिंग हिम, राइट। तो यहां तक वापस बता देता हूं, एक्स एक व्यक्ति था जिसने एक कॉलेज में वैकेंसी निकली थी प्रिंसिपल पोस्ट की, उसके लिए अप्लाई किया था और कॉलेज ने डिसाइड किया कि एक रिजोल्यूशन पास किया अपने ऑफिस में कि चलो इसको अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन ये बात अभी तक एक्स को नहीं बोली गई थी ऑफिशियली। आफ्टर द मीटिंग के बाद, उनकी मीटिंग में जो रिजोल्यूशन पास हुआ उसके बाद, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी प्राइवेटली इन्फॉर्म्ड हिम ऑफ द रिजोल्यूशन। अब क्या हुआ कि उस पूरी बॉडी में एक व्यक्ति था, उसने चुपके से जाके उसको बता दी भाई तेरा तो अपॉइंटमेंट हो गया है, बट ऑफिशियली ये पब्लिकली उसको बोला नहीं गया था। एक व्यक्ति गया और चुपके से बोल के आ गया। अब देखिए क्या है, सब्सिक्वेंटली द रिजोल्यूशन वाज रिसाइंडेड। उसके बाद क्या हो गया, रिजोल्यूशन आपका कैंसिल हो गया। कॉलेज ने क्या सोचा, कुछ सोचा होगा भाई कि अभी नहीं अपॉइंट करते हैं, तो रिजोल्यूशन को कॉलेज ने कैंसिल कर दिया। अब यहां पे क्या होता है, कहानी सुनिए। एक्स क्लेम्स डैमेजेस, एक्स को तो पता चल गया था मेरा अपॉइंटमेंट हो गया है, तो उसने डैमेजेस ठोक दिया। तो क्या ये पॉइंट देखने की बात है कि जो रिजोल्यूशन पास हुआ ऑफिशियली पूरी बॉडी ने एकदम मेथड से उसको जाके बोला क्या कि यू आर नाउ गोइंग टू अपॉइंट इन द कॉलेज? नहीं, प्राइवेटली किसी ने बोला, उससे कॉलेज को क्या लेना देना। कोई पर्सन भली उसका है लेकिन उन्होंने ऑफिशियली नहीं बोला। तो यहां पे एक्स क्या डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है? बिल्कुल नहीं क्लेम कर सकता है। देखिए हियर एक्स कैनॉट क्लेम्स डैमेजेस एज देयर वाज नो कम्युनिकेशन। बिल्कुल वहां पे कोई भी कम्युनिकेशन था ही नहीं कॉलेज के द्वारा उस एक्स व्यक्ति को। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे भी क्या चेक हुआ, नॉलेज। फिर हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी। ए क्या करता है, बी को प्रपोज करता है कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूं और लेटर के माध्यम से, राइट। फिर आगे देखिए, एट अ सर्टेन प्राइस, किसी फिक्स वैल्यू पे। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन। तो जब ए ने बी को लेटर के द्वारा ये बोला कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूं एक फिक्स मूल्य पे, तो यहां पे ये कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल को कब कंप्लीट माना जाएगा, ये पॉइंट है। तो बी रिसीव्स द लेटर, जैसे ही बी को यह लेटर प्राप्त हुआ, क्या कह रहा हूं, जैसे ही मैंने अगर लेटर मान लीजिए आपको भेजा कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूं, तो कम्युनिकेशन मेरी तरफ से प्रपोजल कब कंप्लीट माना जाएगा, जैसे वो लेटर आपको प्राप्त होगा। मैंने प्रपोज कर दिया, आपको प्राप्त भी हो गया। तो व्हेन बी रिसीव्स द लेटर, जब ख को पत्र प्राप्त होता है तब वह कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल को कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, फिर हम एक और पॉइंट की बात करेंगे। बी एक्सेप्ट्स, पहले क्या बोला मैंने, ए ने प्रपोज किया किसको, ए ने प्रपोज किया है बी को। ठीक है, तो इसका कंप्लीशन कब माना जाएगा, बी जब ये रिसीव करता है लेटर को, वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा प्रपोजल। अब बी के रेस्पेक्ट में कोई पॉइंट की बात चल रही है। क्या बात चल रही है, बी एक्सेप्ट्स द एज प्रपोजल। ठीक है, बी ने भैया ए का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। फिर क्या है, बाय अ लेटर सेंड बाय पोस्ट। बी ने क्या किया, एक और लेटर भेज दिया कि हाँ भाई आपका पोस्ट मुझे मिल गया है, आपका लेटर मुझे मिल गया है, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, ये लेटर लिख के ए को भेज दिया। फिर देखिए, द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए। ए के रेस्पेक्ट में कब कंप्लीट हुआ, व्हेन द लेटर इज पोस्टेड, एंड बी के अगेंस्ट में कब कंप्लीट हुआ, व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय ए। कहने का मतलब जब ये लेटर, ये भी अब क्या कर रहा है, इसको लेटर भेज रहा है, यही हो रहा है ना, ये भी इसको लेटर भेज रहा है, बी भेज रहा है ए को। तो जैसे ही ए को ये लेटर रिसीव होगा तो बी के रेस्पेक्ट में ये क्या माना जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज कंप्लीट नहीं माना जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। फिर हम आगे बात करेंगे, यही था, ए के रेस्पेक्ट में आपको एक आंसर बताना है व्हेन द लेटर इज पोस्टेड, और बी के रेस्पेक्ट में आपको क्या बताना है, व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय ए। ओके, फिर आगे बात करते हैं रिवोकेशन का। रिवोकेशन को हम प्रतिसंहरण के नाम से जाने जाते हैं। हमने किसी को प्रपोजल दिया,
ठीक है, उसको रिवोक कब कर सकते हैं, वो कंडीशंस, वो चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो रिवोकेशन में क्या आएगा, ए रिवोक्स हिज प्रपोजल मेड टू बी बाय टेलीग्राम। ठीक है, ए ने बी को क्या किया था, प्रपोजल दिया था, तो इसको इसके पास पहुंचने से पहले ये क्या करना चाहता है, वापस लेना चाहता है, मैं अपना प्रपोजल कैंसिल करना चाहता हूं, ए बोल रहा है, तो वो कब कैंसिल कर सकता है, वो पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। तो ए रिवोक्स हिज प्रपोजल मेड टू बी बाय टेलीग्राम। ठीक है, ए ने बी को तार के माध्यम से प्रपोजल दिया था जो वो रिवोक करता है। अंडर सेक्शन 4 टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए व्हेन द टेलीग्राम इज। ये पूरा आपका यहां से यहां तक एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, मैं वापस से डिक्टेट कर देता हूं, ये पॉइंट वापस से आप समझ लीजिए। ए रिवोक्स हिज प्रपोजल मेड टू बी बाय टेलीग्राम अंडर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब यहां से सुनिए, द रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए। तो ए के लिए ये रिवोकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड बाय ए। बिल्कुल राइट बात है, 100%। जैसे ही ये टेलीग्राम के द्वारा डिस्पैच किया गया ए के द्वारा, और इट इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी व्हेन बी रिसीव्स इट। ठीक है, ख के विरुद्ध प्रतिसरण तब संपूर्ण हो जाता है जब ख को तार प्राप्त होता है। दैट्स इट। फिर आगे हम बात करेंगे सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 में क्या है, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ये स्पेसिफिकली सेक्शन 5 रिवोकेशन की बात करता है। किसका, पहला तो प्रपोजल का रिवोकेशन, दूसरा एक्सेप्टेंस का प्रपोजल। प्रपोजल को क्या कहते हैं, प्रस्तावना, और एक्सेप्टेंस को प्रतिग्रहण। अब इसमें हम बात करेंगे कि ये दो पॉइंट है इसमें, एक तो प्रपोजल और एक तो एक्सेप्टेंस। प्रपोजल में बी रिवोक्ड, प्रपोजल को कब रिवोक किया जा सकता है, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल। राइट, कब कर सकते हैं प्रपोजल को, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, मतलब हमने प्रपोजल किसी को भेजा, उसको एक्सेप्ट होने से पहले हम इसको रिवोक कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकता है, एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। कहने का मतलब पॉइंट क्या नोट करना है, बिफोर। इसमें भी पॉइंट क्या करना है, बिफोर। एक्सेप्टेंस होने से पहले उसको रिवोक कर सकते हो। ये इसका एक कंक्लूजन पॉइंट था, कंक्लूसिव पॉइंट था कि आप कब इसको रिवोक कर सकते हैं, तो बिफोर एक्सेप्टेंस। दैट्स इट। फिर हम बात करेंगे इसी के रिवोकेशन के पॉइंट्स के बारे में। पहला पॉइंट, अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड व्हेन इट इज मेड बाय पोस्ट बिफोर द प्रोमिसी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ये एक डबल ही आएगा, बिफोर द प्रोमिसी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। कहने का मतलब इसको पॉइंट से समझते हैं। ए ने प्रपोजल भेजा किसको, बी को। राइट, अब ए इस प्रपोजल को क्या करना चाहता है, रिवोक करना चाहता है। ये वापस खींच दे रहा हूं लाइन। तो कब कर सकता है, बिफोर, वापस पॉइंट को नोट करिए, बिफोर द प्रोमिसी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ये अपनी एक्सेप्टेंस इसको भेजे, इससे पहले आप रिवोक कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस। अभी मैंने प्रपोजल की बात बोली है आपको, ठीक है। अब मैं एक्सेप्टेंस की बात करता हूं। एक्सेप्टेंस भेजा गया है, सेंड थ्रू पोस्ट कैन बी रिवोक्ड। अब इस व्यक्ति ने एक्सेप्टेंस भेजा है ए को, क्या कह रहा हूं, बी ने अपना एक्सेप्टेंस, ये वापस बी बना देता हूं, ये वापस आपका ए आ गया है। अब बी अपना एक्सेप्टेंस वापस भेज रहा है किसको, ए को। तो ये बी अपना एक्सेप्टेंस कब रिवोक कर सकता है कि मैंने इसने गलती से एक्सेप्टेंस भेज दी, बट ये लेटर ऑन स्टेज में इसको लग रहा है एक्सेप्टेंस रिवोक कर लेनी चाहिए, कब कर सकता है, वो पॉइंट है। वापस देखिए, बिफोर लिखा हुआ है, बिफोर इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। ये एक्सेप्टेंस इसके नॉलेज में, ये बुद्धि है इसकी, इसके नॉलेज में आने से पहले ये वापस ले सकता है। दैट्स इट। फिर हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे आज, व्हेन द एक्सेप्टेंस इज मेड बाय टेलीफोन। क्या कर रहा है ये, एक्सेप्टेंस को टेलीफोन के द्वारा, एक फोन कॉल के द्वारा एक्सेप्टेंस भेज रहा है। फिर क्या कह रहा है, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड टू बी मेड एट सच प्लेस। अब ये पूछ रहा है कि प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस, एक व्यक्ति है जो टेलीफोन के माध्यम से एक्सेप्टेंस कर रहा है। किससे कर रहा है, टेलीफोन के माध्यम से। तो वो जहां पे वो रिसीव करेगा फोन, उस प्लेस को क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस, वेयर एक्सेप्टेंस इज हर्ड और रिसीव्ड। फिर हम आगे चलेंगे, एक इंपॉर्टेंट केस है आपका भगवान दास गोवर्धन दास केडिया। क्या कह रहा हूँ, भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम एंड कंपनी। ये एक लीडिंग केस है आपका।
इस केस में क्या बोला गया था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि द प्लेंटिफ ऑफर्ड ऑन फोन, ठीक है, द प्लेंटिफ ऑफर्ड, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर रहा हूँ। इस केस में एक व्यक्ति था जो प्लेंटिफ था, उसने ऑफर किया एक फ़ोन पे फ्रॉम अहमदाबाद, उन्होंने अहमदाबाद से ऑफर भेजा किसको, टू द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति थे प्लेंटिफ थे, वो पीड़ित थे इस केस में, उन्होंने ऑफर किया दूसरे व्यक्ति को, और जो ये फर्स्ट पर्सन है इन्होंने कहाँ से फ़ोन किया, अहमदाबाद से, किसको किया, डिफेंडेंट को, ये कहाँ रहते थे, खाम गाँव में, एंड द डिफेंडेंट एक्सेप्टेड द ऑफर, और इस डिफेंडेंट भाई ने जो खाम गाँव में रहते हैं इन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। फिर आगे बात करते हैं, द एक्सेप्टेंस वॉज हर्ड एंड रिसीव्ड एट अहमदाबाद, कहने का मतलब जो एक्सेप्टेंस है वो कहाँ पे सुना गया और कहाँ पे रिसीव हुआ, अहमदाबाद में। हेंस अहमदाबाद वॉज हेल्ड टू बी द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका अहमदाबाद है उसे क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का इंपॉर्टेंट केस है, वापस एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं कि द प्लेंटिफ ऑफर्ड ऑन अ फोन फ्रॉम अहमदाबाद टू डिफेंडेंट एट खामगांव एंड द डिफेंडेंट एक्सेप्टेड द ऑफर, उसने एक्सेप्ट कर लिया। द एक्सेप्टेंस वॉज हर्ड और रिसीव्ड एट अहमदाबाद, द प्लेंटिफ ऑफर्ड ऑन अ फोन कॉल फ्रॉम अहमदाबाद, अहमदाबाद से इसने कॉल किया था, ऑफर भेजा था, बट जो रिसीव्ड हुआ था वो क्या माना गया था, अहमदाबाद, तो अहमदाबाद आपका क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। देन हम बात करते हैं सेक्शन 6 की, रिवोकेशन हाउ मेड, प्रतिसंहरण कैसे किया जा सकता है, ठीक है, सेक्शन 6। सेक्शन 5 के हमने जनरल प्रोविजंस पढ़ लिए, फिर सेक्शन 5 के हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, तो आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं। देन सेक्शन 6 में आते हैं रिवोकेशन हाउ मेड, प्रतिसंहरण कैसे किया जाता है। तो इसमें हम देख लेते हैं, अ प्रपोजल इज रिवोक्ड, पहला बाय नोटिस, कैसे आप कर सकते हैं रिवोक, नोटिस भेज के, मैंने किसी को प्रपोजल भेजा तो मैं उसको कैसे वापस ले सकता हूँ, एक नोटिस बनाऊंगा, लिख के नोटिस उसको भेज दूंगा, तो पहला पॉइंट क्या होगा, नोटिस के द्वारा। दूसरा क्या हो गया, लैप्स ऑफ टाइम, मैंने बोला था भाई आपको ये प्रपोजल विद इन 24 आवर एक्सेप्ट करने हैं, अगर उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया 24 घंटे में तो अपने आप ही वो क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। कोई शर्त रखी थी मैंने, वो शर्त को भी अगर वो नहीं मानता है अगला व्यक्ति तो अपने आप रिवोक हो जाएगा। या जिसको भेजा था मैंने वो उस व्यक्ति की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, प्रपोजर मतलब जो भेज रहा है उसकी ही क्या हो गई है, डेथ हो गई है। व्हेन नो टाइम इज प्रेस्क्राइब, कभी कभी क्या होता है लैप्स ऑफ टाइम लिखा है बट टाइम भी प्रेस्क्राइब नहीं है, तो उसे कौन से समय में उसको प्रपोजल को एक्सेप्ट माना जाएगा, एट रीजनेबल टाइम। इसका क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई प्रपोजल कर रहा है बट टाइम प्रेस्क्राइब नहीं है तो कब तक का टाइम माना जाएगा, तो जो भी रीजनेबल टाइम होगा उसे माना जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 6 के बाद, हम बात कर लेते हैं सेक्शन 6 के बाद आता है 7। सेक्शन 6 के बाद क्या आता है आपका 7। अब प्रपोजल इज रिवोक्ड, पहले हम एक और बात कर लेते हैं। अब प्रपोजल को इसी से संबंधित है कि एक प्रपोजल को कब रिवोक किया जा सकता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को और एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को हम समझते हैं। बाय द डेथ, क्या कह रहा हूं, इस पॉइंट को मैं लेके आगे बढ़ रहा हूं। बाय द डेथ प्रपोजल को कब रिवोक किया जा सकता है, बाय द डेथ और इंसैनिटी, अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है या वो इंसैन पागल हो जाता है, बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजल, जो प्रपोजल भेज रहा है अगर वो खुद ही डेथ हो जाए, खुद की मृत्यु हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। तो अब बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजल, इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। एग्जाम में बिल्कुल ये एक क्वेश्चन आया था, ये आपका क्वेश्चन है पूरा, प्रपोजल इज रिवोक्ड, ABCD ऑप्शंस थे, उसमें ये ऑप्शन एक था जो कि राइट माना जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बहुत ही ध्यान से एक एक कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, समझना है। फिर आगे चलते हैं, सेक्शन 7 की बात करेंगे हम। सेक्शन 7 क्या कह रहा है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, जो आपका एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, मतलब आत्यंतिक होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए, टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू प्रॉमिस, ताकि जो आपका प्रपोजल है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रॉमिस में। टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी, अगर आप अपने प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपका एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, पहला आपका वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, दूसरा आपका क्या होना चाहिए, अनक्वालिफाइड, अविशेषित होना चाहिए। ये दो अगर आपके दो ये शर्तें हैं, ये दो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस को एब्सोल्यूट माना जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगी। फिर सेक्शन 8 की बात करते हैं हम। सेक्शन 1 एक्सेप्टेंस, अब जैसा मैं बता रहा हूँ एक्सेप्टेंस में भी 2 पॉइंट है, कैसे आप एक्सेप्टेंस कर सकते हैं।
आप बाय रिसीविंग कंसीडरेशन, आप कंसीडरेशन को प्राप्त करके भी कर सकते हैं, या शर्तों को मान के भी आप क्या कर सकते हैं, ये कंप्लीट कर सकते हैं आपका एक्सेप्टेंस। ठीक है, बाय परफॉर्मिंग कंडीशन, शर्तों के पालन द्वारा, या फिर आपका बाय रिसीविंग कंसीडरेशन, प्रतिफल की प्राप्ति के द्वारा। फिर आज के चैप्टर की लास्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। जो प्रोमिसेस होते हैं, वचन जो आपके होते हैं, वह एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। एक्सप्रेस कैसे हो सकते हैं? बाय रिटन एंड स्पोकन वर्ड्स। कैसे? बाय स्पोकन वर्ड्स, बोल के भी आप कर सकते हो, या बाय रिटन वर्ड्स। ठीक है, बोल के या लिख के। अब इम्प्लाइड वे में कैसे हो सकता है? बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। कैसे? कंडक्ट ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो दो तरीके से आपका ये प्रॉमिस हो सकता है जो भी है। अब आज हमने बात किया सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 9 ऑफ चैप्टर 1, जो कि कवर होता है चैप्टर 1 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो इसके बाद हम एक अगला लेंगे पूरा ही जो भी है, एक सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 30 तक, जो कि चैप्टर 3 में कवर होता है। सो आज आपको ये प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर नोट्स आपको एकदम रिटन कॉपी में लिख लीजिए तो ही फ़ायदा मिलेगा। कंटेंट प्रॉपर बनाइए आप भी अपनी नोटबुक में। फिर अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।